rather than chasing Mukund bhai and Vicky bhai? सर रेरा में एज ऑफ नाउ तो मेरा ऐसा बेसिक इन्फॉर्मेशन तो कुछ है नहीं, और जो भी प्रोजेक्ट्स है रेरा के वो सारे कंप्लीटेड है और उसी ला के मैंने दे दिए हैं सब चीज़ें प्रोजेक्ट में रेरा में। स्टिल अगर आपको कुछ ऐसे लग रहा है यू कैन लेट मी नो, विल थिंक क्या है क्या नहीं है। नैन भाई? सर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देयर विल बी नो गैप बिटवीन LOI, DA, कन्वेंस एक्सेट्रा। मतलब जितना जल्दी हम लोग भाग सकते हैं ये मिशन की तरफ, हमको उसके साथ भागना है। नो गैप मतलब मैं समझा नहीं आप। जनरली क्या होता है, कोई कोई बीच बीच में गैप्स आ जाता है, LOI साइन हो गया फिर हम लोग थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं कुछ रीजंस के लिए, फिर कन्वेंस का है कुछ ठंडे पड़ गए, तो हम लोग को वो गैप में रुकना नहीं है, वी हैव टू कीप मूविंग एंड मेक श्योर कि हम लोग कोई ना कोई स्टेप पे प्रोग्रेस करते जा रहे हैं। 100% मैं गैप मैं खुद नहीं चाहूँगा। परफेक्ट। मुकुल भाई को पता है मैं कितना खास भागता हूँ। तो सर एक बात का जो मैंने बात किया वहाँ पे एक फंड फ्लो स्टेटमेंट भी है, आई होप आपने या तो आपके ऑफिस ने वो फंड फ्लो स्टेटमेंट देखा होगा, यू हैव टाइम टू फिल इट। बेसिकली वो फंड फ्लो हमारे मेंबर्स को ये बताएगा कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आप करने वाले हैं, आपका सोर्सेज ऑफ फंड कहाँ से आएगा, कैसे आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, विच गिव्स देम अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। नो प्रॉब्लम, विल गिव इट। दूसरा क्वेश्चन था फंड अरेंजमेंट्स एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट व्हाट यू आर प्लानिंग टू मेक। क्या आप उस पर कुछ शेयर करेंगे कि आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप कैसे करेंगे, मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा टू बिगिन विद? सर मिनिमम मैक्सिमम तो अभी मैं नहीं बता पाऊँगा, बट सोर्स ऑफ फंड इज डेफिनेटली माई ओन सोर्स ऑफ फंड एंड वॉट एवर रिक्वायर्ड आई डू दैट, जो सेल्स पर्सपेक्टिव से है। बट एश्योरेंस इज दैट कि आपका काम जो हमने कमिटमेंट किया है वो खत्म डेफिनेटली होगा। वो कहीं पे आपको ऐसा नहीं होगा कि फंड नहीं है काम बंद हो गया। आज तक गुरु कृपा की हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ नहीं। थैंक यू सर। सतीश भाई एम आई कवरिंग कुछ और कोई क्वेश्चन ये अब तक आगे ओके? तो जनरली इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, फंड डाइवर्जन हो जाता है, यहाँ का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में, दूसरा प्रोजेक्ट का यहाँ पे, कोई भी बिजनेस में होता है, नॉट ओनली रियल एस्टेट। अपना क्या सिचुएशन है सर अभी? सर आपने मरीना एनक्लेव देखा है प्रोजेक्ट? यस सर। मरीना एनक्लेव के जो 17 बिल्डिंग्स हैं वो हमने पूरे कंस्ट्रक्शन किए, ओसी लिया है और फिर हमने माल बेचा है। हमने अंडर कंस्ट्रक्शन में उसमें माल बेचा नहीं है। सो हमने वहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट आज की तारीख में जो आप देख रहे हैं वो पूरा हमने पैसा लगा के बना के ओसी ला के फिर उसको सेल किया। सो आई गेस दैट इज द इनफ आंसर फॉर दिस थिंग कि हम सोर्स ऑफ फंड आप जो बोलो क्या बोलो, दिस इज द ऑलमोस्ट। थैंक यू सर। सर टेंडरिंग पे क्वेश्चन था, हमने फर्स्ट राउंड में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, क्या आपको कोई पॉइंट पे क्लैरिफिकेशन चाहिए जो हम एज अ सोसाइटी आपको अभी दे सकते हैं, और एल्स वी आर ऑलवेज ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्कशन विद योर ऑफिस एंड गिव देम द क्लैरिफिकेशन टू इम्प्रोवाइज द बिल इन द सेकंड राउंड। डेफिनेटली कुछ पॉइंट्स रहेंगे अभी राइट आउट तो आई कैन से, बट इन द रिवाइज्ड ऑफर इम्प्रोवाइज्ड ऑफर में सारी चीज़ें मैं आपको क्लियरली उसमें माय सजेशंस एंड माय expectations what are there, I'll mention it over there. And be rest assured our managing committee is available till the time you want Definitely all the answers and bid submission के पहले जब भी विजय will fix up a meeting, आपके सारे क्वेश्चन हो तो आंसर कर देंगे। Thank you. जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे किसी मेंबर्स के एक से ज़्यादा फ्लैट है, हो सकता है दो डिफरेंट बिल्डिंग में हो सकता है सेम बिल्डिंग में हो, हाउ डू यू प्लान टू अकोमोडेट देयर? प्लस किसी ने एडिशनल रूम्स लिया है अपने नेबर्स से, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, सो शायद उसको आपने कुछ सोचा है उसके ऊपर? वो प्रशांत जी आपको बताएंगे अप्रूवल की गाड़ी। रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। सर फर्स्ट केस है कि यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनके फ्लैट ये विंग में है और दूसरे विंग में भी है, मतलब दो विंग में अलग अलग फ्लैट्स है, या तो वही विंग में बाजू में दो फ्लैट्स है, या तो वही विंग में ऊपर नीचे फ्लैट्स है, मतलब दे हैव मोर देन वन फ्लैट्स इन दिस एंटायर कॉम्प्लेक्स। उसका कैसे होगा? सेकेंड सिनेरियो ये है कि समझो किसी का 1 BHK है, उसने अपने नेबर से एक बेडरूम लेके उसका 2 BHK हो गया और नेबर का 1 रूम किचन हो गया,
तो वो सब सिचुएशन हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? In essence है ना, what we are offering is additional area on existing area. तो जो existing area है उसके परसेंटेज के हिसाब से हमारी ऑफर है. So it does not matter. This is not a big challenge. It can be easily handled. मेंबर ये क्लियर आपको कुछ clear है? इशू नहीं है इसके बारे में. There is no this is not a problem at all. सर उसके लिए रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जिसमें बाजू वाले फ्लैट का कुछ पोर्शन लिया है तो फंजिबल का लॉस एक दोनों को ना हो, वो एक एश्योरेंस चाहिए था। देखिए सर, एक्चुअली ना ये जो फंजिबल का एस्पेक्ट है, द रूल स्टेट्स कि आपके जो लास्ट ऑक्यूपेशन प्लान्स या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्यूपेशन प्लान्स, आई एम बीइंग मोर टेक्निकल, आई डोंट एक्सपेक्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड इट इन वन गो आल्सो। लास्ट अप्रूव प्लान है सीसी के हिसाब से जो एरिया है, वो हिसाब से उस इंडिविजुअल यूनिट का उसका 35% बिल्टअप एरिया आपको फ्री मिलेगा। वो इधर से उधर में स्वैपिंग नहीं कर सकता, उसको एक्सचेंज नहीं कर सकता। मिस्टर शर्मा का मिस्टर गुप्ता को भी नहीं दे सकता हूँ, लीव अलोन यूजिंग इट इन द सेल कंपोनेंट। बट दैट इज एन इशू दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द डेवलपर। आपको कुछ उसकी हानि नहीं होने वाली। आपको जो जितनी एग्जिस्टिंग एरिया है वो हिसाब से जो फिजिकल मेजरमेंट है, जो आपका एरिया है, एंड आई एम श्योर यू हैव नेगोशिएटेड विद द डेवलपर ऑन मोफा कारपेट, देयर इज ऑल रेगुलेशंस, दे आर नाउ फॉलोइंग ऑल रेरा कारपेटिंग। बट आपको जो आपका समझो 800 स्क्वायर फीट है, आपने 100 स्क्वायर फुट बाजू वाले का बेडरूम लिए, तो 900 स्क्वायर फुट के ऊपर आपको जो एडिशनल इन्होंने ऑफर दिए वो आपको मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्री फंजिबल और नॉट। सो दैट फ्री फंजिबल डज नॉट बॉदर। ओके मैन भाई आपको वैलिडेट करना है, बराबर बोल रहे हैं प्रशांत सर। एग्जिस्टिंग स्वैप भी नहीं कर सकते। थैंक यू सर। जैसे कि हम लोग 39 का मोस्टली बात करें यहाँ पे, तो हमको ऐसा सर ने बताया नयन भाई ने कि म्हाडा इज गोइंग टू कम एंड मेजर द फ्लैट। फिजिकल वेरिफिकेशन को म्हाडा का टीम आएगा, वो वेरीफाई करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर किसी का एनक्रोचमेंट है इंटरनली एक्सटर्नली, किसी ने कुछ और ज़्यादा किया है, तो उसका हम लोग डील कैसे करेंगे? लेकिन encroachment will not be taken care of and it will not be considered as an authorization। आपके देखो पहले के रूल्स के हिसाब से 10% ऑफ द फ्लोर एरिया आपको बालकनी फ्री ऑफ FSI मिलेगी। वो आज बालकनी विल बी कंसीडर्ड एज योर कारपेट एरिया व्हाइल गिविंग यू एडिशनल एरिया। मतलब समझो 500 स्क्वायर फीट के ऊपर आपका अगर 50 स्क्वायर फीट का अगर बालकनी एरिया था, दैट वाज प्रीवियसली देयर वाज नो FSI पुट इन दैट कंपोनेंट। लेकिन आज में जब आपको एडिशनल एरिया ऑफर करोगे, आई मीन डेवलपर जो ऑफर करे, वो आपको 550 के ऊपर ऑफर करा। और वो कुछ होता है ओटला होता है ग्राउंड फ्लोर के लिए, दैट इज टोटली अनऑथोराइज्ड, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और ये एरिया जो है, देयर इज अ सिस्टम इन 33(9) दैट इट इज सर्टिफाइड बाय मुंबई रिपेयर्स एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड। So they certify the area. So it is a government agency which will certify the area. So it is not that कि मैं मेरे विंग्स एंड फेंसेस के हिसाब से आपको बोलूँ नहीं आपका 550 ये, या आप बोलो कि 650 है। It will be certified by a nodal government agency. and they will measure each and every flat. They will. It is their responsibility. Yes. So member ये क्लियर है? हर एक फ्लैट को मेजरमेंट करेंगे म्हाडा वाले। डक्ट इज अनऑथराइज्ड। Duct can be authorized, but covering duct is unauthorized. Good evening, sir. Very good evening. I am staying in the ground floor. Okay, sir. We have been paying maintenance on, there are 480 mentioned in the agreement, Okay. and we have been paying maintenance on 480 only, Okay. all these years. Okay. Now we have come to know that there is some disputed area, BMC record is something different and whatnot. So how we are going to go about it?
when you have paid maintenance, the agreement value states 480 for all the B1, B2, B3, B4 I'm saying. And I'm saying on behalf of all the 24 members who are staying on the ground floor. So what is the solution for this? The normal benchmark for considering these areas, authorizedly or officially, technically from BMC point of view, which is going to be the planning authority, is your last occupation plan. How much area it shows. But I'll be slightly considerate in this particular aspect. Please try to understand. Suppose there are 2 bedrooms, there is 1 hall, there is 1 kitchen. I will physically measure that particular area. It tallies with the dimensions of the approved plan or of the occupation plan. There is no conflict in that particular, there is no difference of opinion, there is no difference between the 2 areas. For some reason, what we are talking right now about is additional area on MOFA area. Whereas from regulation and approving point of view, all RERA areas are considered. RERA area basically means that your internal wall areas or column areas are included in the carpet area, MOFA carpet area. Lekin for whatever reason, suppose if you have removed one particular wall and that portion now becomes a part of your MOFA, which earlier was not, we will definitely consider that as a part of your MOFA approved area and we will offer our additional area including over and above that particular area. So I think what you are saying, trying to say is that 480 will be the benchmark. What the agreement value says, it has to be the benchmark. मैं एग्रीमेंट वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऑक्यूपेशन प्लान्स और फिजिकल सर्वे के अंदर. What my query is that we have been cheated by the builder once, right? That's very bad. 480 का पैसा लिया है, society has been charging us on 480. We have been paying consistently on that, right? Now when the question of coming for redevelopment comes, if the argument comes that no, the law says this, so ultimately it is for the society to decide, because no BMC person has still yet come and verified our carpet area. I don't think so. I am staying here since 43 years. So it is for the society or the developer, I don't know, but it should be the benchmark that the 480 is the standard agreement, and on which whatever the formula is decided, it is to be decided on the agreement value. For A building there are 3 or 4 types of flats, right? So that should be the ultimate benchmark. जो एडीसी सर आपने अपनी जो टेंडर वेंडर निकाले हैं उसके अंदर हैव वी कंसीडर्ड द एग्रीमेंट एरिया? आई डोंट थिंक सो. दैट वाज नॉट व्हाट वाज रिक्वायर्ड बाय द सोसाइटी आल्सो इन द टेंडर डॉक्यूमेंट. So that was obviously not given a thought to. I did not want to say this, sir, but I will compare. But till date we have been requesting that you please share the carpet area on which we are going to get it. Till date we have not been given any information on that front. And we are 24 amongst our on the ground floor. There are other flats also, which I don't want to name because it is for them to fight it out. But this is not acceptable because 480, and if they say that the area is 370, 380, whatever, whatnot. So we are going to get less than what we are already enjoying right now. You got my point, sir? So then we'll have to go for a smaller area and we'll have to pay 7,000 or 6,000, whatever the maintenance charges comes. And I know there are so many societies around, you must be dealing in Mumbai, they find an amicable solution which is acceptable to all, and there is no, that means injustice done to all the other members. Sir, there are I think 3 points you have raised. One is not having shared the area statements. Yeah. I do not know why such a situation arose or who was responsible for not having shared. I cannot actually address that particular. Sorry, sir. It is Sir, good. I think I think it's a society problem. You don't have to answer on our behalf. I think to answer the question is you can do your due diligence. इनका जो point है, जो next question था मेरा, जो मैंने बताया होटला का, you do whatever best can be done for this 24 flats on the ground floor and see what is the best possible solution. Yeah. Right? Because the fact is whatever is there on This paper. particular suggestion is well taken, well accepted by us. Yes. Yes. Yeah, ठीक है. बालकनी तो मैंने दे दिया, अंदर के वॉल्स निकाला वो भी दे दिया मैंने, विदाउट इवन आस्किंग द डेवलपर. मेरी तरफ से एक दिया. So I'll clarify, sir, the reason we did not give the carpet statement is because of the complications we have in hand. Nayan bhai knows it very well. They are doing the working from last 1 week to, sorry, हिंदी में बोलता हूँ, कारपेट एरिया स्टेटमेंट जो बार बार हमसे मांग रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतना कॉम्प्लिकेशन है कि वो देने से झगड़ा बढ़ेगा, सॉल्व नहीं होगा. तो ये क्वेश्चन उनको नहीं करना चाहिए, अपना इंटरनल क्वेश्चन है कि ये कैसे सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे, हमने अपना रिक्वेस्ट इनको बता दिया है. अपने से ज़्यादा रूल्स इनको मालूम है.
आई होप दे विल फाइंड अ सोल्यूशन और हम सबके साथ एक जो भी बेस्ट प्रपोजल होगा वो आएंगे। जैसे मैडम ने बताया हर एक इंडिविजुअल फ्लैट का वर्किंग के साथ वो लोग अपने को देंगे कितना एरिया मिलने वाला है न्यू बिल्डिंग में, तो उनको अपना काम करने देते हैं। उनके पास टाइम है अब तक जो भी उनको रिसर्च करना है, तब तक हमको नयन भाई मतलब अपने रीडेवलपमेंट कोच की तरफ से भी रिपोर्ट आ जाएगा, सब कुछ क्लैरिफिकेशन हो जाएगा, राइट। सर एक और एक पॉइंट तो 33(9) और 11 में है। Why is it something that you recommend 33(9) and not 11? आपका ऑफर बेटर was in 33(9) and not 11. तो प्लसेस क्या है 9 का आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? Why are you so confident कि 9 में ज़्यादा जल्दी और बेटर होगा? There is definitely a lot of weightage for 33(9) as compared to 33(9). The basic difference is any technical person would put his weight for regulation 33(11) in case the plot is empty. Because what happens is for the road width that we have got for this particular plot, the total FSI available is 4. लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? वो 4 में से है। 1.5 FSI I have to construct what are called as permanent transit camps or tenements for project affected persons. And 2.5 FSI I get for my sale component. अभी उस सेल component के अंदर अगर मुझे रिहैब कंपोनेंट और एक अगर ऐड आ गया तो दैट एड्स टू माय वरीज। आई विल रिपीट अगेन, मेरे पास 4 FSI हैं, उसमें से 1.5 तो मेरे को फुकट में घर बना के SRA को देने हैं। नंबर 2 2.5 FSI जो है अगर वो एम्प्टी प्लॉट होता तो पूरा मेरे सेल कंपोनेंट में जाता, लेकिन उस सेल कंपोनेंट में 2.5 में मेरे को कुछ रिहैब को भी देने का है और मेरे सेल में मेरे को एडजस्ट करने का है, तो दैट बिकम्स अ स्लाइटली नॉन वायबल प्रपोजल फॉर मी। नंबर 2 मेरे को लगता है एवरीबडी हैज गॉट अ फीलिंग कि आपके यहाँ पे रीडेवलपमेंट प्रोसेस शुरू होने के बाद देयर आर गोइंग टू बी सम बोर्ड्स व्हिच आर गोइंग टू बी पुट अप, यू आर गोइंग टू गेट सर्टेन परमिशंस इनिशियली, लेटर ऑन all those permissions, all these boards are going to bear the stamp of SRA. I have got nothing to say against SRA. I am myself living in a sale component of SRA building, but a lot of people, depending on my experience that I have experienced, they have got some sort of reservation of SRA level as against BMC. So BMC is always more convenient. And if I go for 33(9), the normal ratio would be out of 4 FSI, about 3.75 would come to my share and 0.75 would go to Maharashtra as surplus area. So that is the big difference. सर एक क्वेश्चन था जो लेआउट में हमने देखा, मैम ने बताया 3 बिल्डिंग शायद दिख रहे थे, एक एक्सिस्टिंग टेनेंट, एक माड़ा और एक सेल। तो क्या वो बिल्डिंग माड़ा का जो बनेगा वो इन द सेम प्रीमाइसेस एंड माड़ा विल बी सोल्ड ओवर हियर? उसके अंदर एक उन्होंने बहुत अच्छी प्रोविजन रखी हुई है कि वो जो माड़ा का जो सरप्लस एरिया रहने वाला है, सी बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, डिपेंडिंग ऑन रोड विड्थ ही इज अलाउइंग यू 4 FSI। तो 4 FSI समझो 1000 स्क्वायर मीटर का आपका प्लॉट है, 4000 स्क्वायर मीटर आप टोटल FSI बना सकते हैं। उसके अंदर एक कंपोनेंट आपका रिहैब जाने वाला है, सपोज दैट कंपोनेंट इज 1.25, उसके अगेंस्ट वो आप जो रिहैब कंपोनेंट को फ्री बना के दे रहे हो डेवलपर को इंसेंटिवाइज करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए, he gives you an incentive. That incentive component is dependent on the land rate of your particular area. मतलब यदि आप मैकेंसी रोड के ऊपर अगर ऐसी स्कीम कर रहे हो तो आपको इंसेंटिव शायद 50% देगा। मतलब वो क्या बोलेगा, एक फ्लैट आप बेचोगे तो आपकी रिकवरी ज़्यादा रहेगी। If you go to a place like नालासोपा इज आउट ऑफ BMC, लेकिन अगर दहीसर जाओगे तो वहाँ पे वो बोलेगा कि आपको 10 फ्लैट बेचने पड़ेंगे उतना रेवेन्यू रिकवर करने के, तो वो हिसाब से मुझे इंसेंटिव मिलता है। अभी ये दोनों मिलके जो जितना आया मेरा, ये समझो 3 आ गया, बचा 1, वो 1 के बीच में वो बोलते हैं कि दैट 1 is to be shared with Mahara in a particular ratio. That ratio is again dependent on your land. तो वो जो रेशियो है वो सरप्लस एरिया बोल के महाड़ा को अपने को देना पड़ता है। The beauty of this particular regulation is that you don't have to purchase TDR from outside. The beauty of 33(11) is that also that you don't have to purchase TDR from outside. However, they have made there is a silver lining to this particular thing. It is not desirable for the rehabilitation component to the existing society which is desirous of going into redevelopment. It is not desirable to the developer also, because those PTCs from which background they would be coming, there would be no absolutely no control of who would be coming and taking charge of those particular things. So to
resolve this particular issue, they have a clause of clubbing. That clubbing says that in the same ward or in the adjoining ward, वो जो सरप्लस फ्लैट्स है आप वहाँ पे खरीद के आप बीएमसी को एंटर करो और इधर का कंपोनेंट जो है जो म्हाडा का है which I am very sure that the developer will also look for this particular scheme और जो म्हाडा का जो कंपोनेंट आपको दिख रहा है सरप्लस का that will also turn into a saleable. So there would be eventually at the end of the day there would be no surplus म्हाडा component in the layout. तो मैं जितना समझा इतना लंबे स्टेटमेंट में सिंप्लीफाई करके मेंबर को समझाता हूँ. होपफुली मैं समझा. म्हाडा का बिल्डिंग यहाँ पे नहीं बनेगा, म्हाडा का पब्लिक यहाँ पे नहीं रहेगा, वो लोग कहीं और रिलोकेट करेंगे. आप री-एंडोर्स कीजिए सर. तो सर वो क्लैरिफिकेशन चाहिए. उसमें कैसा है, आई एम नॉट 100% endorsing this thing also right now at this stage because it is too early to endorse this thing. But yes, it is a possibility, as Prashant ji said, कि भाई we can transfer them to other location and that can be converted to the same building. That is a possibility. But at this stage, it is 100% endorsing this thing. It is too early to say this thing. तो अभी ये कमिट नहीं कर सकते कि म्हाडा को यहाँ से शिफ्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. उनका ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि म्हाडा का से कंपोनेंट बाहर जाके वो बिल्डिंग को भी सेल बिल्डिंग बनाएंगे. मतलब 3 बिल्डिंग में से 2 सेल बिल्डिंग बनेगी और एक हमारी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग बनेगी. एज पर दिस प्लान एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ये आगे जाके चेंज होगा जब हम लोग ज़्यादा डिस्कशन करेंगे और नेक्स्ट एडवांस स्टेज पे जाएंगे. क्लियर है ये अब तक? किसी को और कोई क्वेश्चन? क्लियर? तो सर हम लोगों ने सुना है 33(9) में सीएम तक का परमिशन लगता है या तो ये और आई डोंट नो कहाँ लगता है. और सुना है कि काफ़ी डिले हो जाता है ये जो परमिशन है IOD आने के लिए. आपका एक्सपीरियंस क्या है सर? आप जिस तरह से कॉन्फिडेंट हो, मेरे को लगता है 2 महीने में आ जाएगा. तो गॉड विलिंग मेरे को लगता है 2 महीने में अपन लाने की कोशिश कर सकते हैं. सी वी हैव टू हैव अ बैलेंस्ड व्यू. यू थिंक ऑफ गोइंग टू द अप्रूविंग अथॉरिटी इन द मॉर्निंग, गेट द अप्रूवल्स इन द इवनिंग, कम आउट without any checks and balances. But for a larger scheme, you have to also balance out कि कितने safeguards है आपकी स्कीम के. तो safeguard ensure करने के लिए उन्होंने 3 level process of approval रखा हुआ है. सबसे पहले कमिश्नर के पास एक अप्रूवल के लिए फाइल जाती है, उसके बाद हाई पावर कमेटी के पास जाती है. इसमें वेरियस स्टडीज, वेरियस रिपोर्ट्स आर इन्वॉल्व. Impact assessment study is required, traffic simulation is required, MOAF consultants reports are required. So after ensuring that all these things are in place, it is sent to the government. And government, as I said, our perception is that it is real estate friendly right now. It doesn't want to put further bottlenecks in the process of approval. I believe for this 39 right now the pace at which it is definitely a newborn child. It is nascent in its stage. But it takes not more than 6 months if you do it diligently. 6 महीने के अंदर from the date of signing of DA, I think we can get all the approvals. 6 महीना. Yes. ये सर बेबी तो छोटा है, तो आज तक के एक्सपीरियंस में कितने 39 अप्रूवल हो चुके हैं मुंबई के अंदर? और 4 से 5 हो चुके हैं. 4 से 5 और 11,000 बिल्डिंग जो बन रहे हैं. हाँ, 4 से 5 हो चुके हैं. तो रेशियो बहुत बड़ा नहीं है. 5 आउट ऑफ 10,000 बिल्डिंग जो बन रहे हैं. सर 6,000 आनी चाहिए. आपके कंसेंट्स को कितना टाइम नहीं सर, ये सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट है ना सर. 6,000 मीटर सबऑब्स में प्लॉट होना चाहिए. ओके, तो आप बोल रहे हो कि जो इनके यहाँ पे ये खुद रहते हैं मेरे कलीग, वहाँ पे दे आर शॉर्ट, दे आर फॉलिंग शॉर्ट बाय अबाउट 200 meters. So because of it they cannot go for 30. So out of the proposed schemes, I would say 90% they have taken off. ओके. Yes. मतलब इतने बड़े प्लॉट कौन है? The very initial scheme was Bhindi Bazaar scheme by the Sufi Trust, Purani Saifi Trust, Purani लोगों का. That was very initial. The concepts were very new. Nobody was aware. That took a long time, but now it is becoming smoother. ओके. Yeah. 6 महीने का टाइम, राइट? हम लोग जब DA साइन करेंगे तब से 6 महीने लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली सारे परमिशन लाने में. तो मतलब अगर हम लोग जून में DA साइन करेंगे तो ये दिसंबर का डेट पॉसिबल है. बराबर है समीर भाई? जून में साइन किया तो दिसंबर पॉसिबल है. Yes, yes. आज साइन किया तो अक्टूबर. सर जैसे पता है कि हमारा जो ईस्ट का रोड है 60 फीट का रोड, वहाँ पे हमारा आधा लैंड है. आई थिंक उसके पेपर्स ऑलरेडी सबमिट किए हैं. तो आपको लगता है सर कि वो डिस्प्यूट क्या इम्पैक्ट कर सकता है हमारे प्लॉट के रीडेवलपमेंट के लिए? So what has happened is because of that road now it has become a naturally subdivided plot.
So it is slightly premature at this stage to make any comment from my side, but we will try to maximize the utility of that particular plot without the dispute coming. It is not going to affect us majorly in any way for our 33. Yes. तो 33/9 में अपने प्लॉट के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन होना है बिकॉज ऑफ द अदर साइड जो सीलिंग का अपना जो आरजीए है उसके वजह से टेक्निकल चैलेंज या तो इश्यूज यहाँ पे नहीं आएंगे ये प्लॉट के ऊपर। सर ये जो आपने बोला नेचुरल सब डिवीजन हो गया तो क्या हम लोग को वापस से सब डिवीजन करना पड़ेगा दोनों प्लॉटों की? नहीं। See, I'll tell you. Normally, the regulation states that any plot which is more than 2,000 square meter requires a layout. But for 33, the beauty of this particular thing is you do not need any specific amalgamation, any specific subdivision. There is no layout required. There is a master plan which is approved. Finished. That process is totally eliminated. वो process ही कम हो गया। तो सर हमारा जैसे कि लिटिगेशन इज व्हाट वी आर लुकिंग एट, सो व्हाट इज द कॉर्पोरेशन हमको गुरु कृपा से मिलेगा टू फाइट द लिटिगेशन मॉनिटरली लीगल whatever it is, because that is what we are aiming for. I think Guru Krupa is here for building nice, sweet, good homes, not to take care of litigation. But still, I think this question is for something why. लिटिगेशन में जो भी हमारे से आपको कॉपरेशन चाहिए, जो भी हेल्पफुल चाहिए, वी कैन टुगेदर सॉर्ट इट आउट एंड टेक द प्रोजेक्ट अहेड स्मूथली। बिकॉज हमारे फर्स्ट राउंड ऑफ टेंडर क्लॉज में एक क्राइटेरिया था एक्स अमाउंट ऑफ एक्सपेंस फॉर वी लुकिंग एट फ्रॉम अ लिटिगेशन कन्वेंस एंड अदर एक्सपेंसेस पर्सपेक्टिव। आपका रिप्लाई ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में हमारे पास हमने फिर से वो क्वेश्चन पूछा सेकेंड राउंड में, तो वी आर लुकिंग एट एन अमाउंट व्हाट यू आर रेडी टू कमिट इफ यू वांट टू गो फॉर लिटिगेशन एंड मूव अहेड। मैं इनको लिटिगेशन के बारे में पूछ रहा हूँ कि इनका कमिटमेंट क्या है अगर हमको लिटिगेशन में जाना है, अगर हमको केस करना है, और हमारा जो रिक्वायरमेंट था मॉनिटरी कॉम्पनसेशन का, नॉट कॉम्पनसेशन बट जितना पैसा हमको लगेगा किस लिमिट तक ये लोग हमको सपोर्ट करेंगे। तो ये मेरा क्वेश्चन था। इनका आंसर हम लोग ने सुना, दे आर रेडी टू सपोर्ट अस वेयर एवर नीडेड, और एक्सटेंड करेंगे सपोर्ट जहाँ पे भी पॉसिबल होगा। सर सही बोला? रिकॉर्ड टाइप है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक था कि डू यू हैव एनी कनेक्शन विद एपीडी अपार्ट फ्रॉम मुकुंद भाई? मुकुंद इज नॉट फ्रॉम एपीडी। मुकुंद भाई थे इसके लिए। No. So on a serious note, we don't have any connection. There is no connection. Any other business relationship or any plans to enter into any kind of business relationship with ABD in future? No, nothing like that. Nothing like that. Okay. I think most of the questions मैंने cover कर लिया है। सतीश भाई, if I missed anything, ma'am. सर एक क्वेश्चन है कि आप लोग ने ये लेआउट का फिजिकल सर्वे और सब किया है कि अभी वो प्रोसेस चालू है? तो फिजिकल सर्वे हमने अभी तक नहीं किया। तो फिर ये लेआउट जो आपने टेंटेटिव जो बनाया वो क्या बेसिस? जो आपने हमें एरिया दिया था आपका एग्जिस्टिंग जो आप यूज कर रहे हो, आई गेस हम 816 एरिया, हाँ, सो वी हैव डन द वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया ओनली राइट नाउ। तो ये आंसर जब सर्वे करेंगे उसमें प्लसेस और माइनसेस भी होगा, रीएडजस्टमेंट्स जो भी है वी दैट विल बी 100% टेकिंग केयर ऑफ। सो और एक क्वेश्चन था कि अगर सर्वे नहीं किया और आपने लेआउट बनाया है तो आई थिंक 5% ऑफ एम्यूनिटीज इन द ओपन स्लॉट इज समथिंग विच इज कंपल्सरी। तो क्या आपने टेंटेटिवली कंसिडर किया है वो? यस इट इज देयर ना। हाँ वो मतलब इंटरनल रोड 5%। यस। तो लेकिन दिस इज अनदर क्वेश्चन जो मेरे को भी याद आया कि अगर हम लोग बाहर कमर्शियल बना रहे हैं और अंदर ये जो पूरा एरिया रेजिडेंशियल है, तो हमारा जो बीच का पाथवे है, अभी जो एक पाथवे दिख रहा है एक रेक्टेंगल जैसा, उसका क्या होगा? हाउ डू यू प्लान टू यूज दैट पाथवे? और अगर ये दो अलग अलग बनेगा तो कमर्शियल अलग टोटली हो जाएगा, रेजिडेंशियल पूरा अलग ही हो, ऐसा सोसाइटी होगा कि सारा एक सोसाइटी होगा? मतलब व्हाट इज द प्लान? नहीं, लेआउट में अगर आपने देखा होगा तो कमर्शियल है और उसके बीच में जो आपका है छोटा सा प्लॉट है, वहाँ पे हमने 5% अम्यूनिटी स्पेस दिखाई है। ओके। और उसके बाद आपका पूरा ये रियर बिल्डिंग और आपका सेल बिल्डिंग आता है। ओके, सो दैट विल बी यूज्ड फॉर एम्यूनिटीज? यस। All the questions are members अपने? ये शेयर किए
प्रतिशत दिया होगा। आपने बताया कि चंदन केलकर जी आपके आर्किटेक्ट हैं स्पेस पॉइंट, तो वो नाम ही सिर्फ काफ़ी है चंदन केलकर कि अगर 33(9) में अगर जाते हैं तो चंदन केलकर का नाम आ गया तो कोई क्वेश्चन पूछने का मतलब नहीं होता है, मेरा ये मानना है। तो सेकंड सर क्वेश्चन ये है कि आपका प्लस पॉइंट्स गुरुकृपा का आप तो सबको जानते हैं, सामने ही है गुरुकृपा, तो कितना हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। एक